गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रामबाण IQ। दोस्तों, डबल ई का मैं पेपर का डिस्कशन कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि 22 दिसंबर को कंडक्ट हुआ था, उसका मैं पार्ट 1 में 62 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन कर चुका था। तो पार्ट 2 का स्टार्टिंग करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन से। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन था, फॉर एन चैनल सिलिकॉन फेट मीन्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर विथ ए की वैल्यू दिया था एंड डोनर कंसंट्रेशन की वैल्यू 10⁻15 दे रखा था। व्हाट इज द पिंच ऑफ वोल्टेज इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सिलिकॉन एप्सिलॉन इक्वल टू 12 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखा है, तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जब पुट करेंगे तो 12 इंटू 1/36 इंटू 10⁻⁻9 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब भी एन चैनल सिलिकॉन फेट में ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसके लिए डायरेक्ट एक फार्मूला होता है पिंच ऑफ वोल्टेज का। पिंच ऑफ वोल्टेज इक्वल टू क्यू, जो कि चार्ज होता है। चार्ज का वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम रखेंगे। एन डी का वैल्यू दे रखा है 10⁻15 और ए की वैल्यू दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻4 और एप्सिलॉन के वैल्यू जो है ये हम निकाल लेंगे यहाँ से। एप्सिलॉन के वैल्यू जो कि एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू दे रखा है। उसके बाद सभी वैल्यू दे रखा है इस क्वेश्चन इस फार्मूला में हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद इस फार्मूले में आराम से इसका आंसर निकल जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा सॉल्व करने के बाद 9.2 वोल्टेज। दोस्तों, यहाँ पर न्यूमेरिकल मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल का बस थोड़ा सा हिंट बता सकता हूँ। बाकी हम लोग का अप्रोच थ्योरेटिकल है, क्योंकि जेई लेवल के एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल ही पेपर बनाया जा रहा है आजकल। न्यूमेरिकल भी मैं इतना बता दूंगा कि आप लोग को मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फोकस हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन सुपरपोजिशन थ्योरम से था। सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में क्या कह रहा है। पहला नंबर ओनली लीनियर प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक है, सही बात है, लीनियर प्रिंसिपल पर काम करता है। ओनली होमोजेनिटी प्रिंसिपल पे, ये भी सही बात है, ये भी काम करता है। बोथ लीनियरिटी एंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल पे। तो जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो इन दोनों थ्योरम में से कोई भी एक नहीं हुआ ना, तो सुपरपोजिशन थ्योरम फेल हो जाएगा वहाँ पे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ लीनियरिटी एंड होमोजेनिटी। इसका मीन्स मतलब ये दोनों ही होना चाहिए, लीनियरिटी भी होना चाहिए, होमोजेनिटी भी होना चाहिए सुपरपोजिशन थ्योरम फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन था, ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट इंडक्टर की वैल्यू 1 मिली हेनरी दे रखा है और कैपेसिटर की वैल्यू 10 फैराड। द रिक्वायर्ड आर इन ओम एंड बैंडविड्थ की वैल्यू दे रखा है। तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है कि ये जो सर्किट है रेजोनेंट सर्किट, ये सीरीज है या पैरेलल। तो सीरीज है और यहाँ पर बैंडविड्थ दे रखा है। सीरीज के बैंडविड्थ का फार्मूला अलग होता है, पैरेलल की बैंडविड्थ का फार्मूला अलग होता है। यदि आप लोग को एग्ज़ाम में सीरीज RLC पैरेलल RLC का बैंडविड्थ का फार्मूला यदि याद नहीं है तो आप लोग कभी भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए फार्मूला को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीरीज के लिए फार्मूला होता है बैंडविड्थ का 1/2πr/L। और पैरेलल सर्किट यदि रहेगा, RLC सर्किट पैरेलल रहता तो उसका फार्मूला होता है 1/2πRC। तो यहाँ पर तो हमारा ये वाला यूज होगा नहीं, क्योंकि सीरीज दे रखा है। तो सीरीज के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है और रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं दे रखा है, बैंडविड्थ दे रखा है। रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और बैंडविड्थ दे रखा है और इंडक्टर दे रखा है। तो नॉर्मल से इस फार्मूले पर पुट कर देंगे और हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा सॉल्व करने के बाद। तो जनरली गाइज आप लोग को मैं थ्योरेटिकल बताऊंगा, लेकिन न्यूमेरिकल का हिंट दे दूंगा, सॉल्व आप ही लोग को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था।
नेक्स्ट क्वेश्चन था फॉर्म फैक्टर से। फॉर्म फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आता ही आता है। फॉर्म फैक्टर जो होता है यह आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू इसका रेशियो होता है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। अब देखिए यह क्वेश्चन हमें यदि बाय द वे नहीं पता है तो इसका ट्रिक बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये साइन वेव है जिसको हम लोग हमेशा जानते हैं, पढ़ते भी हैं, और ये ट्रायंगुलर वेव है जिसको हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, ये स्क्वायर वेव है। अब एक नया वेव फॉर्म यही आया जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसका हमें फॉर्म फैक्टर निकालने में थोड़ा परेशानी भी आएगा, लेकिन इसको अभी रहने देते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो फर्स्ट अप्रोच लगाते हैं साइन वेव से। साइन वेव का क्या होता है, ये आरएमएस वैल्यू Vm/√2 होता है और एवरेज वैल्यू 2Vm/π होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो π/2√2 आएगा। तो यानी जो फर्स्ट का होगा फॉर्म फैक्टर वो π/2√2 होगा। फिर देख लेते हैं ट्रायंगुलर वेव का। ट्रायंगुलर वेव का फॉर्म फैक्टर ऐसे ही जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो ट्रायंगुलर वेव का फॉर्म फैक्टर 2/√3 आएगा, याद रखिएगा। और स्क्वायर वेव का जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो उसका यूनिटी आएगा। स्क्वायर वेव का सॉल्व करने के बाद आप लोग देख लीजिएगा यूनिटी आता है। ये सब चीज़ें कंपटीशन में जाएंगे आप लोग जब भी देने तो ये सब चीज़ें याद रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे यदि आप लोग ये सब निकालने लगेंगे ना तो फिर टाइम नहीं रहेगा आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसलिए इतना रूम पे प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्ज़ाम में आए तो जो फिक्स वेव फॉर्म है, साइन वेव, साटूथ वेव, ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, इन सब का जितने भी वेव फॉर्म है सबका फॉर्म फैक्टर, पिक फैक्टर याद रहना चाहिए। पिक फैक्टर, सीरेस्ट फैक्टर जिसका नाम होता है वो सब याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। अब देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, फर्स्ट का 3 नहीं, आई का 3 है, ये देखिए, और है एम का 4th, एम कहाँ है, एम का 4th है, यूनिटी है, और एन का 2 है, तो एकदम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। $67 नंबर क्वेश्चन। गाइज ये जो मेजरमेंट का क्वेश्चन है, शंट रेजिस्टेंस निकालना, सीरीज रेजिस्टेंस निकालना मीटर में, तो ये भर भर का क्वेश्चन पूछा है। कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो पूछा ही है। लिमिटिंग एरर पे भी 4-5 क्वेश्चन पूछा है, तो ये तो एकदम याद होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा था। 67 नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इफ द रेंज इज extended 1 milliampere to 10 milliampere and meter has resistance of 27 ohm। कह रहा है कि 1 मिलीएम्पियर वाले हमें मेजरमेंट को 10 मिलीएम्पियर में बदलना है। तो पहले नंबर तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेंगे हम I/IM से। I की वैल्यू 10 दे रखा है, मेजरमेंट करंट की वैल्यू 1 मिलीएम्पियर दे रखा है, तो जब फाइंड आउट करेंगे तो 10/1 10 आ जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब हमें निकालना है शंट रेजिस्टेंस, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है RM/M-1। M निकाल ही लिए हैं, तो 27/10-1 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बहुत ईजी क्वेश्चन था। 68 देख लेते हैं क्या पूछा था। 68 नंबर पूछा था, द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जीनर डायोड कंसिस्ट ऑफ a resistance in parallel with DC battery, a capacitance in series with DC battery, a capacitance in series with current source, a small dynamic resistance in series with DC battery। 68 नंबर क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है और थोड़ा सा भी यदि आप लोग दिमाग लगाए रहते तो हो जाता। पहला नंबर की कैपेसिटर नहीं होता है, तो कैपेसिटर वाला हम ऑप्शन हटा देंगे। ऑप्शन नंबर बी और सी ऐसे ही चला गया। अब हमें देखना है कि रेजिस्टेंस लगा रहता है, वो भी सीरीज रेजिस्टेंस। तो
तो पैरेलल रेजिस्टेंस वाला तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है, ए स्मॉल डायनामिक रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ डीसी बैटरी। ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 69 क्वेश्चन स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन पे है। तो गाइस ये थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल आप लोग लगाइएगा खुद से और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम ए वैन डर ग्राफ जनरेशन कैरिंग ए चार्ज। इसको भी आप लोग लगा लीजिएगा, फिर हमें कमेंट में बताइएगा। 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के रूप में अभी दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ 71 नंबर। हम मेनली फोकस हम थ्योरी पर करेंगे जो कि एग्जाम में हमेशा आता है। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या इनकरेक्ट है? इन्हें एनपीएन ट्रांजिस्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर होल। एनपीएन में जो एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है एनपीएन में। और पहला ही स्टेटमेंट दे रखा है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल, ये गलत है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन, यस ये सही है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन दैट ऑफ होल्स, ये भी सही है। एमिटर एरोसो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग हियर, सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा था। 72 नंबर क्वेश्चन। A series circuit containing a circuit element has following current and applied voltage. वोल्टेज दे रखा है 200 sin 2000 t plus 50 degree voltage I equal to 4 cos 200 t plus 13.2 ampere. The element comprising the circuit of pure inductor, pure capacitor, a practical capacitor, a practical inductor. देखिए थोड़ा सा भी आप लोग माइंड लगाएंगे तो प्योर वाला तो ऑप्शन मारेंगे नहीं, क्योंकि प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। यहाँ पर 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है नहीं वोल्टेज और करंट में। और जो लड़का ये ध्यान नहीं देगा कि यहाँ पर साइन वेव है, यहाँ पर कास वेव है, जब भी हम वोल्टेज और करंट का कंपेयर करेंगे ये देख लेंगे कि सेम होना चाहिए। तो हम कास वेव को चेंज कर लेते हैं साइन में। जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कास थीटा। तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 13.2। तो उस केस में क्या होगा 103.2 हो जाएगा। यानी करंट के वैल्यू एंगल जो करंट का एंगल होगा 103 पॉइंट कुछ हो जाएगा। तो करंट हमारा लीड करने लगा। यदि वोल्टेज को रेफरेंस मैं मान रहा हूँ तो वोल्टेज तो 50 डिग्री है, तो मान लिया 50 डिग्री, तो करंट मेरा लीड करेगा और 1 इधर हो जाएगा 103 से। तो हमारा करंट किस में लीड करता है, वोल्टेज करंट कैपेसिटर के केस में लीड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रैक्टिकल कैपेसिटर। आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज क्या पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 73 नंबर। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज। सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। सो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में इंक्रीज होता है और मेटल के केस में डिक्रीज होता है। 74 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पर है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये मतलब मैक्सिमम एग्जाम में सेम क्वेश्चन सेम वैल्यू पूछ दिया जाता है। तो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट का न्यूमेरिकल है। डिफ्लेक्शन टार्क का फार्मूला होता है आई स्क्वायर इक्वल टू DL अपॉन D थीटा। एल की वैल्यू दे रखा है, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, आई स्क्वायर आर की वैल्यू पुट करिएगा। करंट 5 एम्पियर दे रखा है, तो इसका एंगल जब निकालेंगे आप लोग
तो अप्रॉक्सीमेट 96.8 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा, शायद ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 75 में टू लॉन्ग पैरेलल वायर ए एंड बी 12 सेंटीमीटर अपार्ट कैरिंग करंट ऑफ 750 500 एम्पियर रिस्पेक्टिवली इन ऑपोजिट डायरेक्शन। द फ्लक्स डेंसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन बिटवीन वायर लाइन इज। कह रहा है क्या कि एक 500 है, एक 750 एम्पियर का है और दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्या, द फ्लक्स डेंसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन। यहाँ यानी यहाँ पर हमें फ्लक्स निकालना है इस पॉइंट पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐसे केस में जो फ्लक्स हो जाता है वो हम पहले B1 निकाल लेंगे, B1 और फिर B2 निकाल लेंगे। B1 B2 निकालने के लिए एक फार्मूला है, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। फार्मूला है म्यू अपान 4 पाई इंटू 2/r। ये हमारा फार्मूला है, इज इक्वल टू बी फ्लक्स डेंसिटी। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस के जो वैल्यू है वो 6, रेजिस्टेंस नहीं बल्कि जो डिस्टेंस है वो 12 नहीं रख के B1 के लिए 6 रखेंगे, B2 के लिए 6 रखेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद B1 B2 के वैल्यू निकाल के एक बार रख के म्यू के वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 रख के B1 प्लस B2 को जब ऐड करेंगे तो इसका सॉल्व करिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ए रेजिस्टेंस वायर स्टैंड गेज विथ ए गेज फैक्टर ऑफ 2 is bonded to steel structure member subjected to a stress of 100. The modulus of elasticity of steel is 200. The percentage change in value of gauge resistance due to the applied stress will be। यानी देखिए क्या पूछ रहा है, द परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ गेज रेजिस्टेंस। तो परसेंटेज क्या होगा, डेल आर अपान आर। तो इसका भी फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग का कोई परेशानी नहीं होगा, डायरेक्टली फार्मूला पर पुट कीजिए वैल्यू और इसका निकाल लीजिए। एस जो है एस स्ट्रेस है, वाई यंग मॉडुलस है, जी गेज है, डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस और आर रेजिस्टेंस है। 77 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ क्या होता है, कर्ल एच इक्वल टू जे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी कर्ल एच इक्वल टू जे, एम्पियर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 पूछा है एम सिग्नल से टोटल सिग्नल पावर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। टोटल सिग्नल पावर आप लोग निकाल लीजिएगा। जब आप लोग निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 408 शायद आएगा। आप लोग निकालिएगा। कभी भी ऐसे जगह क्वेश्चन आते हैं तो डीसी का पावर जो निकालते हैं A² होता है और इन दोनों का A²/2 कुछ करके होता है। इन दोनों का नहीं बल्कि इसका लेंगे। तो एक बार इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। नहीं हो पाएगा तो हम एक बार न्यूमेरिकल का क्वेश्चन ले लेंगे सब, उसमें इसको डाल के सॉल्व करा देंगे। 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करेंट इतना एट व्हाट डिस्टेंस द मैग्नेटिक फील्ड इन 1 एम्पियर पर मीटर। तो इसका करंट दे रखा है और देखिए यूनिट मीटर में पूछ रहा है। यदि ये क्वेश्चन बाय द वे किसी को आता भी नहीं है तो दिमाग लगा के किया जा सकता है। यूनिट क्या है, मीटर में पूछ रहा है और एम्पियर का वैल्यू दे रखा है और यहाँ पर एम्पियर अपन मीटर दे रखा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, भाग दे देंगे तो ऑप्शन नंबर सी आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इसको मतलब सॉल्व आना ही आना चाहिए। यह पूछा है PMMC मीटर के लिए पूछा है ये क्वेश्चन, PMMC मीटर के लिए है ना, मूविंग आयरन मीटर के लिए पूछा है, और ट्रू RMS वैल्यू पूछा है। तो तीनों निकालने के लिए आपको PMMC केवल DC मेजर करता है, तो डायरेक्ट यही वैल्यू हो जाएगी -8। तो ऑप्शन नंबर C और D में कोई सही होगा, और बाकी जो सॉल्व करना है तो इसका निकाल लेंगे। 8² + 6/√2 का होल स्क्वायर, जब सॉल्व करेंगे तो 64 + 6 का 36 बटा 2 36/2 18 6 का 36 6/√2 होगा ना, √2 6√2 है तो √2 कट जाएगा तो 100 आ जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ दोस्त, ये एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का है, एक गजेटेड पोस्ट के लिए है, इसीलिए इतना न्यूमेरिकल दे रखा है। पेपर इजी नहीं है, पेपर हार्ड ही माना जाएगा, क्योंकि इतना इजी भी नहीं है करना। इसमें पूरा EM थ्योरी भर दिया है, तो मेजरमेंट भरा है, तो मेजरमेंट तो इजी होता है, लेकिन EM थ्योरी थोड़ा लड़के कम ध्यान देते हैं, इसलिए थोड़ा पेपर टफ लेवल का माना गया है। लेकिन फिर भी आप लोग को मैं सब डिस्कशन करा दे रहा हूँ, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में यदि सेम क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग कर ले जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन वेव ऑसिलेटर। साइन वेव ऑसिलेटर का एग्जांपल आप देखेंगे, RC फेज शिफ्ट है, वेन ब्रिज है, कॉलपिट है, हॉर्टले है, क्रिस्टल भी है। ए स्टेबल ऑसिलेटर नहीं है, ए स्टेबल ऑसिलेटर जो होता है साइन वेव का एग्जांपल नहीं होता है। तो यहाँ पर इजी था, ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोडायनमोमीटर कैन बी यूज एट ए VAR एंड वाट मीटर, वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव एंड वाट मीटर, पावर फैक्टर मीटर एंड फ्रीक्वेंसी मीटर ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। देखा जाए तो ये तीनों की तरह यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों की तरह इलेक्ट्रो ईडीएम जो होता है पावर भी मेजरमेंट करता है, फ्रीक्वेंसी भी, पावर फैक्टर भी, और ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ट्रू पावर मेजरमेंट करता है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी करंट इन करंट ट्रांसफार्मर इज। तो करंट ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी करंट होता है वो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ सेकेंडरी करंट, डिपेंडेंट ऑफ सेकेंडरी करंट, डिपेंड्स अपॉन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, डिपेंड्स ऑन द नॉमिनल रेशियो। बहुत इजी क्वेश्चन है, यह इंडिपेंडेंट अपॉन सेकेंडरी करंट होता है, क्योंकि सेकेंडरी से मतलब नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ R ओम आर कनेक्टेड इन डेल्टा, द इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन। स्टार में क्या हो जाता है, R/3 हो जाता है, डेल्टा में 3R हो जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट स्टार, तो R/3 हो जाएगा। 84 का ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज फ्री फ्रॉम हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट और डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट दोनों ही फ्री फ्रॉम होता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट मेनली यूज होता है हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस फ्री फ्रॉम में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 86 नंबर देख लेते हैं, द फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व्स डिसकंटिन्यूअस एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, द फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट रिक्वायर्स एनर्जी फॉर क्रिएटिंग करंट बट नॉट टू मेंटेन इट, in the magnetic circuit energy is needed and continuously to maintain the flux।
देखिए कह रहा है कि जो मैग्नेटिक सर्किट होता है उसमें जो एनर्जी होता है वो, जैसे मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर से में जो चार्ज स्टोर होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। और उसमें जो चार्ज स्टोर होते हैं वो हमेशा के लिए इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं यूज होते हैं, ये फाइनाइट टाइम के लिए यूज होते हैं, इसलिए उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे, कि उसको मेंटेन भी करना पड़ता है मैग्नेटिक सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन रीजन फॉर जनरेशन ऑफ हार्मोनिक्स इन ट्रांसफार्मर कुड बी फ्लक्चुएटिंग लोड, पुअर इंसुलेशन, मैकेनिकल वाइब्रेशन, सेचुरेशन ऑफ कोर। हार्मोनिक्स तो मेनली सेचुरेशन ऑफ कोर की वजह से ही होता है। 88 देख लेते हैं। टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरी द सेम करंट इन सेम डायरेक्शन, विच काइंड ऑफ म्यूचुअल फोर्स दे विल एक्सपीरियंस। इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ। मान लीजिए आप लोग घरों पे सप्लाई आया, तो आप लोग यहाँ पे एक लगा लेते हैं और एक यहाँ पर कांटी लगा लेते हैं और कांटियाँ लगा कर घर में यूज करते हैं। सप्लाई गया आपके, तो इसमें क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे कि जब भी ऐसा होता है तो बीच में एक इंसुलेटर लगा रहता है ताकि इन दोनों को चिपकने से रोकता है, और करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो करंट जब भी सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है यानी ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तभी बीच में ये लगा रहता है आइसोलेशन के लिए इंसुलेटर। इसलिए जब भी करंट हमारा सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा अट्रैक्शन का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 89 क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल आरसी कपल्ड एम्पलीफायर each having a lower cutoff frequency are cascaded with negligible loading. The lower cutoff frequency overall amplifier is। lower cutoff frequency का फार्मूला डायरेक्टली सभी किताबों में दे रखा है, आप लोग पढ़िएगा तो पता चलेगा। यहाँ पर जब भी ऐसे करेंगे तो हम जब भी रिस्पॉन्स आरसी कपलिंग का देखेंगे तो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होता है यहाँ पर होगा, और इसका ये जो फार्मूला होता है FC/√2 जब हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की बात किया जाएगा तो उस केस में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज मेड इनटू डीसी एमीटर बाय कनेक्टिंग। जब भी हम अमीटर बनाते हैं तो अमीटर में हम जब भी अमीटर बनाते हैं तो हमेशा उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लेते हैं, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही स्मॉल रखते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए लो रेजिस्टेंस अक्रॉस द मीटर। 91 देख लेते हैं। ए करंट ट्रांसफार्मर हैज 2 टर्न्स इन प्राइमरी एंड 100 टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। द सेकेंडरी ड्राज करंट ऑफ 6 एम्पियर, मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न इज 60 एम्पियर। व्हाट इज द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ रहा है ना इसका आंसर। इसका सवाल तो दोस्तों बहुत बड़ा है, आप लोग को मैं किसी दिन न्यूमेरिकल में करा दूंगा। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ कैसे होगा ये। ओके इसका देखिए क्या क्या दिया रखा है। N1 दे रखा है, N1 दे रखा है 2, N2 दे रखा है 100, I2 दे रखा है 6 एम्पियर, और करंट ट्रांसफार्मर का जो रेशियो होता है सीटी का वो होता है रेटेड प्राइमरी करंट अपॉन रेटेड सेकेंडरी करंट, I1 अपॉन I2।
लेकिन यहाँ पे तो I1 दे नहीं रखा है, तो I1 निकालने के लिए फार्मूला हम लगाएंगे। I1 इज इक्वल टू अंडर रूट I0 का स्क्वायर प्लस I2 डैश का स्क्वायर। और I2 डैश कहाँ से निकालेंगे? I2 डैश जो निकालेंगे वो होगा NI2, और n की वैल्यू दे रखा है N2 अपॉन N1 इंटू 6। तो N2 अपॉन N1 की वैल्यू क्या देखा है? 100 अपॉन 2 इंटू 6। तो यहाँ से I2 डैश की वैल्यू आ जाएगा 300। I2 डैश की वैल्यू 300 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? I0 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो I0 क्या होता है? N1 इंटू I0 इज इक्वल टू 60 एम्पियर दे रखा है। मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न दे रखा है ना, तो NI इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पर I0 की वैल्यू N1 का वैल्यू रख देंगे 2 जो दे रखा है। तो I0 की वैल्यू आ जाएगा, I0 की वैल्यू आ जाएगा 30। उसके बाद I1 के वैल्यू हम निकाल लेंगे। I1 के वैल्यू जब निकालेंगे ऐसे निकालेंगे, 30 का स्क्वायर प्लस 300 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू आएगी 301। अब यहाँ से करंट ट्रांसफार्मर की वैल्यू का नॉमिनल रेशियो निकालेंगे तो 301, जो कि हमारा I1 की वैल्यू आ गई, और I2 की वैल्यू हमारा दे रखा है क्वेश्चन में ही 6। तो जब इसका सॉल्व करेंगे तो 50.25 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम से, कंसीडर ए यूनिटी नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम GSHS दे रखा है। आराम से इसे निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा हिंट मैं दे दे रहा हूँ। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लीजिएगा, 1 प्लस GSHS इजकल टू 0। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा, उसमें आप लोग राउट्स हार्विट क्राइटेरिया लगा दीजिएगा, और उसका लास्ट में जब आएगा S1 S2 S0 की वैल्यू, उसमें आप ग्रेटर देन K की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रख दीजिएगा, और उसके बाद K का वैल्यू देख लीजिए क्या आ रहा है। ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या है, बहुत लेंदी पेपर है गाइज। For an electric field is equal to E0 sin omega t, what is the phase difference between the conduction current and displacement current? तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के में जो डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। What will be the computational value of feedback voltage in negative feedback amplifier अल्फा बीटा दे रखा है। इनपुट सिग्नल वोल्टेज इज 30 मिली वोल्ट इज। तो कंप्यूटेशनल वैल्यू ऑफ फीडबैक वोल्टेज का फार्मूला होता है अल्फा बीटा इंटू सिग्नल वोल्टेज। तीनों को मल्टीप्लाई कर देने के बाद ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूमेरिकल है, ये भी इजी न्यूमेरिकल है। द वैल्यू ऑफ करंट आई का वैल्यू पूछ रहा है, ये वाला आई का वैल्यू पूछ रहा है, और इसमें लूप लगाना पड़ेगा। लूप लगाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, ऐसे कर लेते हैं इसको, यहाँ पर 6 वोल्टेज माइनस प्लस इधर ले हैं तो माइनस 6 वोल्टेज माइनस 6i माइनस 8i माइनस
यहाँ पर 8 ओम है ना, तो 8i इज इक्वल टू 0। तो इसमें लूप लगा लीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। According to Gauss theorem, the surface integral of the normal component of electric flux density E over closed surface containing charge Q is। Gauss theorem में जो चार्ज होता है वो Q के बराबर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग ब्रिजेज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। ब्रिज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस ओवर वाइड रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए कौन सा यूज होता है? मैक्सिमम के लिए यूज होता है ये तो मैक्सवेल जो होता है मैक्सिमम क्यू के लिए यूज होता है। ओवेंस जो होता है मिनिमम के लिए यूज होता है। हेज हाई के लिए होता है। एंडरसन लो के लिए होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होता है सूटेबल आंसर है, लेकिन ये भी मतलब एग्जैक्टली सही नहीं है, क्योंकि 4 नंबर जो एंडरसन ब्रिज है वो तो कम के लिए मेजरमेंट के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा ऐसा टाइप का है कि कंफ्यूजन टाइप का, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका बेस्ट आंसर लग रहा है मुझे। गाइज आप लोग के लिए एक पार्ट और बचा है इसका, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट का सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड शिफ्ट के पेपर पे जाएंगे। सेकंड शिफ्ट का पेपर बहुत ही इजी आया है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर थोड़ा टफ आया है, इसलिए आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे। मैं आप लोग का हेल्प करूँगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन को लाऊँगा। मैं जॉब लेने के पीछे मेरे यही रीज़न है कि मैं कहीं से भी मुझे कुछ भी क्वेश्चन मिलता था, एक क्वेश्चन का यदि कोई भी बंदा मुझे सोल्यूशन देता था तो मुझे अच्छा लगता था कि चलो भाई इस वीडियो को देखने से मुझे 2-4 कंसेप्ट तो क्लियर हुआ। इसलिए आप लोग भी मेरे हर वीडियो को देखिए। मैं सभी क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि मैं कुछ कंसेप्ट दे दूँगा जिससे आप लोग का बहुत फ़ायदा हो सकता है।